बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज लेसन नंबर 13 के अंदर जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 12 तक आपने लेक्चर्स को स्टडी किया और वो जितने भी लेक्चर्स थे उनके अंदर भी आपने IUPAC सिस्टम के तहत नोमेनक्लेचर सीखी थी। लेकिन वो जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके सामने जिसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप आए, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स वो थे कि जिनके अंदर जो चेन थी वो आपकी ओपन चेन थी, यानी वो साइकिल फॉर्म में नहीं गए थे, जो साइकिल नहीं बनी थी। तो आपने तमाम फंक्शनल ग्रुप को अलहदा अलहदा पढ़ा और IUPAC सिस्टम के तहत आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नाम लिखना सीखे। अब आपके कोर्स के अंदर बेंजीन भी है और बेंजीन के नोमेनक्लेचर भी आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि बेंजीन के नोमेनक्लेचर के अंदर जो रूल्स हैं वो सिर्फ चंद ही जगह पे लगते हैं और वो भी आपकी किताब के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि इम्तिहान में एक दो बार ऐसे सवाल आ गए हैं कि जिनके अंदर आपको रूल्स लगाने की जरूरत पड़ती है, काउंटिंग के रूल्स और प्रियोरिटी ऑर्डर के रूल्स, तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, मेन फोकस मेरा और आपका क्या होना चाहिए जी, वो आपका ये होना चाहिए जी कि हमें ये बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आ जाए और उसके बाद फिर उनका नाम लिखना आ जाए जी। तो IUPAC सिस्टम के तहत अब मुख्तलिफ नाम है, अब एक कंपाउंड के आपको एक से ज़्यादा नाम मिलेंगे जी। तो अब हमें क्या करना है जी, उनको याद रखना है। तो ये जो लेक्चर है बेसिकली इसमें आपके याद करने का काम ये ज़्यादा है, ऐसा रूल को अप्लाई करके और नाम लिखने का काम ये आपको कम मिलेगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, which is the last lecture of this series and nomenclature of benzene। और इस लेक्चर के जो आखिर में है हम इम्तिहान पे बात करेंगे कि इम्तिहान में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड सवालात किस तरह से आते हैं और आपने उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और अब तक यानी 13 लेसन्स के बाद आपकी कितने मार्क्स की कवरेज हो गई है पेपर की, तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये लेक्चर के एंड पे बात करेंगे। अच्छा जनाब, हम बेंजीन को देखते हैं जी कि ये बेंजीन है क्या। तो बेंजीन आपका रिंग कंपाउंड है और अगर आप देखें जी तो ये जो हर कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन लगा हुआ है। ये तो एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है जी कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी जो बेंजीन का फार्मूला है वो है C6H6। और ये दो बातें आपने नोट की, यानी हेक्सागोनल रिंग है और हेक्सागोनल रिंग के अंदर हर जो आपको जो नोक नजर आ रही है, हर कॉर्नर पर एक कार्बन मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है। और अगली बात आपने क्या ऑब्जर्व करी, देखिए ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ये आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, उसके बाद फिर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आया, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड नजर आया, लेकिन फिर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये हेक्सागोनल रिंग दैट कंटेन्स ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको इस किस्म की कोई स्ट्रक्चर नजर आए कि आपको हेक्सागोनल रिंग नजर आए और हेक्सागोनल रिंग नजर आने के बाद उसके अंदर आपको ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नजर आए जी, और जो चीज इसमें छुपी हुई वो मैंने बता दी जी कि हर कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ छुपा हुआ है और इसका जो फार्मूला क्या है वो है C6H6। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। जिस वक्त हम बेंजीन का टॉपिक पढ़ेंगे और बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त आपको ये बात समझ में आ जाएगी जी कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से प्रपोज किया गया है और फिर इसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं। तो वो आपको तमाम बातें उस वक्त आपको डिटेल के अंदर समझाएंगे जिसके अंदर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये आपको स्ट्रक्चर अपने दिमाग के अंदर बिछाएं और हम इसकी नोमेनक्लेचर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बेंजीन है, सिंपल सा ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। आप बेंजीन को किस तरह से पहचानेंगे जी कि आपको हेक्सागोनल रिंग है जी, हेक्सागोनल का मतलब इसके अंदर 6 कोने हैं और हेक्सागोनल रिंग के साथ ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। देखिए अगर इसमें से एक डबल बॉन्ड भी कम हो जाता है तो फिर ये बेंजीन नहीं है। तो 3 डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट है, यानी डबल बॉन्ड के बराबर में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। तो ये इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। अगर एक डबल बॉन्ड भी कम हो जाएगा तो फिर ये बेंजीन नहीं कहलाएगा बल्कि कोई और कंपाउंड होगा। अच्छा जी, अब बेंजीन के अंदर हम नंबरिंग कैसे करें जी, तो बेंजीन के अंदर हम नंबरिंग नहीं कर सकते। इसका जवाब नहीं है जी कि बेंजीन के अंदर नंबरिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर बेंजीन के अंदर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए
यानी अब बेंजीन के किसी कार्बन का हाइड्रोजन हट जाए तो इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कार्बन तो सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो बेंजीन के किसी एक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप आके लग जाए तो ये फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाता है। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिस तरह अब आपको मिसाल नजर आ रही है कि जी मिथाइल ग्रुप आकर उसने ये जो ऊपर वाला कॉर्नर पे जो कार्बन था उसका हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को रिमूव करके अब खुद आके उससे अटैच हो गया। तो ये जो बेंजीन है ये कहलाएगा जी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और क्योंकि एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए आप इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे, या फंक्शनल ग्रुप ना कहें तो आप कहें जी एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है तो आप इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। अब मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद अब बेंजीन की नंबरिंग की जा सकती है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 कहलाता है। अब आप चाहे लेफ्ट पे आ जाएं चाहे आप राइट पे आ जाएं तो ये कार्बन नंबर 2 कहलाता है। तो मैं इस वक्त गया हूँ राइट पे, आप लेफ्ट पे भी जा सकते थे। तो बेसिकली नंबरिंग उस वक्त की जाती है जब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ हो, ठीक है जी। और नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो क्योंकि अभी तो हम मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको पोजीशन बताना चाह रहा हूँ जी कि इन पोजीशन के क्या क्या नाम है। लेकिन आप नंबरिंग उस वक्त करेंगे जिस वक्त आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी और जहां से करीब पड़ेगी आप उस तरफ चले जाएंगे। अभी मैं राइट से गया हूं, आप लेफ्ट से भी जा सकते थे। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट से करीब पड़ेगा तो फिर आप लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। तो इसको मैंने कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। यानी नंबरिंग इस तरह से करनी है, चाहे आप राइट से करें चाहे आप लेफ्ट से करें, आपको ये साइकिल मुकम्मल करनी है। अच्छा जी, अब इसकी 3 पोजीशंस होती हैं, जरा उनका आप ध्यान रखिएगा। और ये 3 इक्विवेलेंट पोजीशंस क्या होती हैं जो यहाँ पे लिखा है जी, जो 3 पोजीशन होती हैं ये आपके इक्विवेलेंट पोजीशन होती हैं, यानी ये एक जैसी पोजीशंस होती हैं। तो ये क्या होती हैं इसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो ये जो पहली पोजीशन है यानी जिसको आप कहेंगे जो इस सब्स्टिट्यूएंट से सबसे करीब है, ठीक है जी। तो 3 पोजीशन आप इस तरह याद रखें कि एक सब्स्टिट्यूएंट से सबसे करीब हो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट से थोड़े से दूर हो, और एक ये जी सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल ही ऑपोजिट 180 डिग्री पे हो, ठीक है जी। जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट से सबसे करीब होती है उसको आप ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। और वो पोजीशन क्या है जी? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6। तो ये ऑर्थो पोजीशन आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो दूसरी पोजीशन आपको नजर आ रही है ये आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है। और मेटा पोजीशन क्या है जी? ये दरमियानी पोजीशन है। और कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 को आप मेटा पोजीशन कहते हैं। और एक पोजीशन वो है जी जो इस सब्स्टिट्यूएंट की बिल्कुल 180 डिग्री पे है, और ये पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन कहलाती है। तो अब आपने क्या याद रखना है जी कि 1 और 4 पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं, 2 और 6 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, और 3 और 5 पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं। क्योंकि जब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएंगे जी तो 2 तरीके से नाम लिखा जाएगा, बल्कि 2 से ज्यादा ही तरीके अब आप देखिएगा जी। तो एक तरीका तो ये है कि आप नंबरिंग से नाम लिखेंगे, एक तरीका ये है कि आप ऑर्थो और मेटा और पैरा पोजीशन को यूज करते हुए नाम लिखेंगे, तो वो भी आईयूपैक सिस्टम के तहत सही है। और जो तीसरे तरीके से आप नाम लिखेंगे वो तरीका ये होगा जी कि सब्स्टिट्यूएंट की बेस पे फिर इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजीन के बजाय। अगर आप इसको बेंजीन नहीं कहना चाहें तो मिथाइल लगा हुआ है तो इसको आप टॉलीन भी कह सकते हैं। तो एक तरीके से नाम लिखने का तरीका ये भी है। तो मुख्तलिफ तरीके से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के नाम लिखे जाते हैं, कुछ आईयूपैक सिस्टम के तहत हैं, कुछ कॉमन नेम है। तो लेकिन इनकी अहमियत अपनी जगह है जी। तो आपने इन तमाम के नाम को अब बहुत फोकस करना है और नाम के हिसाब से इनके स्ट्रक्चर को अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ कंपाउंड सामने आएंगे। पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम डाई सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, और उसके बाद जहां हमें रूल्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ट्राई के अंदर तो फिर वहां पे हम रूल्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं जी, अब आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे और अब आप अपने दिमाग के अंदर इनके नाम बिठाने की कोशिश करें। ये बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और एक हाइड्रोजन को हटा के ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके लग गया है जी। तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन, ये जो बेंजीन का डेरिवेटिव है ये क्या कहलाता है? ये आपका मिथाइल बेंजीन कहलाता है। तो रिंग की वजह से आप इसको बेंजीन कह रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट की वजह से आप इसको क्या कह रहे हैं? मिथाइल बेंजीन कह रहे हैं। और इसका जो नाम है, जो इसका कॉमन नेम है
वो क्या कहलाता है, इसको आप टॉलीन भी कहते हैं। तो टॉलीन कहते हैं जी। तो मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, टॉलीन है। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। तो आईपीएस सिस्टम के तहत तो आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि बेंजीन के रिंग को देखना है और सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दे, उसके बाद बेंजीन का नाम लिख दे जी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको पोजीशन मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो मिथाइल बेंजीन इस कंपाउंड का नाम है और इस कंपाउंड को टॉलीन कहते हैं। और ये जो आपके कॉमन नेम है इसको आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है अभी। तो दोनों तरीके से नाम आप लिखना सीखें, लेकिन कॉमन नेम को यहाँ पे फोकस करें क्योंकि इम्तिहान में इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा जी, ये अब आपको जो सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है वो आपको क्लोरो हेलो ग्रुप नजर आ रहा है और क्लोरो ग्रुप ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये बेंजीन, इस रिंग की वजह से इसको बेंजीन कहेंगे और इस क्लोरो की वजह से ये क्या कहलाएगा, क्लोरो बेंजीन कहलाएगा। तो क्लोरो बेंजीन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर बेंजीन के अंदर क्लोरो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हुई है जी, तो ये क्लोरो बेंजीन कहलाता है। कॉमन नेम इसका ऐसा कोई नहीं है जी। अच्छा जी, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाएगा। और हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। तो अब आपने इसको बहुत सही तरीके से याद रखना है जी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या कहलाता है जी, फिनोल कहलाता है जी। फंक्शन ग्रुप आपको पहचानने आते होंगे जी, क्योंकि अब आप 12 लेक्चर्स के अंदर तमाम फंक्शनल ग्रुप को पहचान चुके हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप को आपको पहचानना है और इस रिंग को आप पहचान चुके हैं कि इसको बेंजीन कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ये अमीनो ग्रुप कहलाता है। और नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, बेंजीन नजर आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अमीनो बेंजीन कहलाएगा। तो अमीनो बेंजीन लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉमन नेम अब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कॉमन नेम इसका क्या है, ये आपका इसका कॉमन नेम एनिलीन है। ठीक है जी। तो अमीनो बेंजीन को क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो चार आपके सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आए। तो 3 आपके इसमें से फंक्शनल ग्रुप हैं और एक आपका अल्काइल रेडिकल है। और उसकी वजह से बेंजीन के नाम को किस तरह से लिखा गया ये अब आपने इसमें सीखा होगा। और जहां जहां कॉमन नेम है तो उसको भी आपने बहुत याद रखना है, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम से ज्यादा जो फोकस्ड होते हैं आपके बेंजीन के डेरिवेटिव्स के अंदर, वो इनके कॉमन नेम होते हैं जी। और इवन ये कि इन कॉमन नेम की बेस पे फिर आप आईयूपैक सिस्टम के तहत भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजीन अपनी खासियत, सब्स्टिट्यूशन के बाद बेंजीन अपनी खासियत खो देता है और वो क्या बन जाता है जी, वो आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाता है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। तो उनको इन्हीं नामों से, जिस तरह फिनोल कहा जा रहा है, तो इन्हीं नामों से पहचाना जाता है। अच्छा जी, ये अब आपको अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिकली बेंजीन का ईथर है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन इस बेंजीन के रिंग को और इस कार्बन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके आए तो ये ग्रुप मिथॉक्सी कहलाएगा। और नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, बेंजीन नजर आ रहा है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथऑक्सी बेंजीन है। और मिथऑक्सी बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, एनिसोल है। तो मिथऑक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये ग्रुप पहचाने तो ये आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है और ये आपको बेंजीन नजर आ रहा है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। ठीक है जी। तो एल्डिहाइड बेंजीन नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड। तो बेंज इस बेंजीन के रिंग की वजह से, और इस पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड है। अब आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है और बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप मजीद अब आपके सामने आए, जिसके अंदर आपने ईथर पढ़ा बेंजीन का, जिसको आप मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल कहते हैं। बेंजीन का एल्डिहाइड आपने पढ़ा, जिसको आप बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। और बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, जिसको आप बेंजोइक एसिड कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप इसको देखें तो अब आपको ये क्या नजर आ रहा है जी, कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बोनाइल कार्बन आपको बीच में नजर आ रहा है। ये कार्बोनाइल कार्बन एक तरफ कार्बन को या उसकी चेन को कनेक्ट किए हुए है, ये दूसरी तरफ इसने किसको कनेक्ट किया है, बेंजीन को कनेक्ट किया है। तो ये बेंजीन का कीटोन कहलाएगा। और आयोपेक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है जी, तो इस बेंजीन को अब आप सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, अगर रेडिकल मान लेंगे। और जो बेंजीन का रेडिकल है, यानी
C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो बेंजीन के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इस रेडिकल को आप क्या कहते हैं, फिनाइल रेडिकल कहते हैं। ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये फिनाइल रेडिकल कहलाता है। और दो कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से क्या कह रहे हैं जी, इओन कह रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इथेनोन कहलाएगा, क्योंकि ये दो कार्बन की वजह से इसको इथेन कहेंगे। और क्योंकि कीटोन है दो कार्बन वाला, तो क्या कहलाएगा, इथेनोन कहलाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनाइल इथेनोन। इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है, जो कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। और जो इसका कॉमन नेम है, जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है जी। तो एसीटोफिनोन के अंदर अगर आप देखें जी, तो इसको आपने रेडिकल माना है, और बेंजीन को फिर आपने क्या मान लिया है, इसको आपने कीटोन मान लिया है। तो दोनों तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो एसीटोफिनोन ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है जी। और फिनाइल इथेनोन इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। अच्छा जी, अब आपका दूसरा कंपाउंड अब आपके सामने है, और अब आप इसको पहचाने तो ये बेंजीन का क्या है जी, एस्टर है। और ये आपको मिथाइल नजर आ रहा है, और इस तमाम को बेंजीन के साथ मिलाएंगे तो ये बेंजीन का एस्टर बन जाएगा। और इसका जो नाम है वो है जी मिथाइल बेंजोएट। तो इस कार्बन की वजह से इसको मिथाइल कह रहे हैं, और बेंजीन के साथ अब एक और कार्बन लगा हुआ है, और उसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, मिथाइल बेंजोएट कहलाता है। अच्छा जी, अब आपको इस एस्टर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, और ये क्या कहलाता है, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड कहलाता है जी। तो इसको भी आपने याद रखना है जी। बेंजोइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। ये बेंजीन का अमाइड है, और इसको कहते हैं बेंजामाइड। निट्रो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है, और ये कहलाता है निट्रोबेंजीन। ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप SO3H जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और अगर ये बेंजीन के साथ अटैच है तो ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये आपका अगर आप इसको देखें तो इथीन बेंजीन के साथ अटैच है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टाइरीन। इसकी भी एक एग्जाम्पल आपकी किताब के अंदर है, तो इसलिए स्ट्रक्चर को भी शामिल कर दिया गया है। तो स्टाइरीन इसका नाम है, और बेंजीन के साथ आपका इथीन लगा हुआ है, अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, दो कार्बन वाला। अब हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन देखी बेंजीन के अंदर, वो सारी आपकी मोनो सब्स्टिट्यूशन थी, यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था। अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे तो फिर उस आईयूपैक सिस्टम के तहत रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं, और फिर रूल अप्लाई होने के बाद फिर उनका एक और भी नाम होता है। तो उन दोनों नामों का आप लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो आपको पहचान गए होंगे, ये आपका टोलिन है, या इसको आप मिथाइल बेंजीन कहते हैं। अब अगर आप देखें जी, तो आपको अब आप गिनती करें जी, तो आप वन, इसको पहले कार्बन कहेंगे, इसको दूसरा कार्बन कह देंगे, तो 1,2 आपको मिथाइल कितने नजर आ रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। और जो इसका दूसरा नाम है, यानी अगर मिथाइल बेंजीन पर दो मिथाइल लगे हुए हों तो इस प्रोडक्ट को आप जाइलीन कहते हैं। ये जाइलीन से भी इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो इसको आप क्या कहेंगे, और ये दोनों कौन सी पोजीशन पे हैं, इस कार्बन के हिसाब से, यानी इस मिथाइल ग्रुप के हिसाब से ये पोजीशन क्या कहलाती है, सबसे करीब है ये ऑर्थो कहलाती है। ये आपको मैंने बताया था मेटा कहलाती है। ये पोजीशन आपको क्या कहलाती है, पैरा कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोजाइलीन कहलाएगा। तो जाइलीन क्यों कह रहे हैं, कि अगर बेंजीन के अंदर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये आपका जाइलीन कहलाता है। तो ये ऑर्थोजाइलीन है। अगर आप इसको देखें तो अगर आप नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। और ये पोजीशन मेटा है, तो इसको आप मेटाजाइलीन कहेंगे। और इसी तरह अगर आप इसको देखें जी, तो ये 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन कहलाएगा। और ये पोजीशन पैरा, इसलिए आप इसको पैराजाइलीन कहेंगे। एक और कंपाउंड है बेंजीन का, यानी थर्ड, तीन जगह सब्स्टिट्यूशन हो गई है जी। तो ये 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। और मिसिस्टाइलिन ये इसका कॉमन नेम है जी। तो आप इम्तिहान में असल में मसला ये है जी, कि कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं, ज्यादातर ये जो आपका बेंजीन आता है आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखने के लिए नहीं आता, बल्कि ये जो सवाल आपका आता है ज्यादातर ये आता है जी कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें।
और इसी वजह से जो हमारा फोकस है वो फोकस आपका आईयूपैक नेमिंग से ज्यादा जो हमारे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो इनके कॉमन नेम्स को फोकस कर रहे हैं जी। तो इम्तिहान में अगर पैराजाइलिन ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो ये दिमाग में आपके फौरन ये बात आनी चाहिए कि जाइलिन का मतलब है 2 मिथाइल लगे हुए हैं बेंजीन के रिंग के साथ, और पैरा का मतलब है 1 और 4 पोजीशन। तो आप इसका स्ट्रक्चर बआसानी ड्रॉ कर लें, वरना आईयूपैक सिस्टम के तहत मैं नहीं समझता कि आपको नाम लिखने में किसी किस्म की भी दुश्वारी होगी। अच्छा जी, अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये इंतहाई अहम है और ये इम्तिहान में इनके स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इनको देखते हैं जी। हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको आप फिनोल कहते हैं जी, और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जी। तो बेंजीन 1,2 डाइओल कहलाता है। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप इसे कह सकते थे। दोनों तरीके से नाम लिखना सही है जी। और अब आपको इनका कॉमन नेम याद रखना है मुख्तलिफ। अब देखिए, जिस तरह से अब आपने देखा था इससे पहले, और मिथाइल के अंदर आपने क्या देखा था जी कि आप इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा की फॉर्म में पढ़ रहे थे जी। लेकिन अब आप इसका ऑर्थो, पैरा और मेटा में भी अब मुख्तलिफ नाम है, तो जरा उसको आप याद रखिएगा। तो बेंजीन 1,2 डायोल, यानी अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर मौजूद हो तो इसको कहते हैं कैचिकोल। तो कैचिकोल इसका नाम है जी। ये 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है या 1,3 बेंजीन डायोल कहलाता है, और इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। इंतहाई अहम है, इसको याद रखिएगा। तो कैचिकोल, रिसोर्सिनॉल। और अगर ये पैरा पोजीशन पे है तो 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,4 डायोल, और इसको कहते हैं हाइड्रोकिनोन। तो अब आपको ये नाम याद रखना है। कैचिकोल का मतलब क्या है जी? ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। रिसोर्सिनॉल का मतलब क्या है? मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी बेंजीन। और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी बेंजीन ये क्या कहलाता है? हाइड्रोकिनोन कहलाता है। तो जरा कॉमन नेम को यहाँ बहुत फोकस करें आप। और ये अब आपकी 3 सब्स्टिट्यूशन है, यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन के साथ रख गए हैं जी। तो ये कहलाएगा 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल, और ये कहलाता है पायरोगलोल। तो देखिए, ये जो कॉमन नेम है इनको आप बहुत ज्यादा फोकस करें। और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप हाइड्रोक्सी की फॉर्म में लिखें या चाहे आप ओल की फॉर्म में लिखें। तो तीनों तरीके से आप नाम इसका लिख सकते हैं। 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते थे, और बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल भी लिख सकते थे। लेकिन फोकस करें कैचिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोकिनोन और पायरागलोल को। अब ये नया बेंजीन के कंपाउंड आपके सामने है और आपको ये बाई फंक्शनल दिख रहा है जी। हाइड्रोक्सी बेंजीन इसके अंदर मौजूद है, और हाइड्रोक्सी बेंजीन की वजह से इसको फिनोल कहेंगे, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप जब हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ आ जाता है तो ये कहलाता है क्रिसोल। ठीक है जी। और आईयूपैक सिस्टम का तहत जो इसका नाम है, अब आप बेंजीन को अगर नहीं लिखना चाहते, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको फिनोल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रायोरिटी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्यादा है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल फिनोल होगा। और क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये ऑर्थो क्रिसोल कहलाएगा। इम्तिहान में ये क्रिसोल से कई बार आ चुका है जी। ये जो आपको नजर आ रहा है, अब फिनोल के हिसाब से मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन के हिसाब से नाम नहीं लिख रहा। तो ये कहलाएगा जी 3, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन है तो 3 मिथाइल फिनोल कहलाएगा जी। और पोजीशन मेटा है तो ये मेटा क्रिसोल कहलाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको कहेंगे तो इसको पैरा क्रिसोल कहेंगे, क्योंकि पोजीशन 1 और 4 है तो पैरा नजर आ रही है। या आप इसको 4 मिथाइल फिनोल भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप चाहें तो इसको फिनोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप फिनोल की फॉर्म में लिखना नहीं चाह रहे तो आप इसको 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि फिनोल को का नाम क्या है जी? तो फिनोल कहलाता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आप चाहे यहाँ पे फिनोल लिखें, और अगर आप चाहें इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखें, तो दोनों नाम ही सही हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इजाजत है जी आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने के अंदर। तो आप बेंजीन भी कंसिडर कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को के हिसाब से जो खास नाम बन जाता है तो वो भी आप मानकर नाम लिख सकते हैं। तो वैरायटी बेंजीन के अंदर बहुत ज्यादा है, तो जरा इसका आप ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब क्लोरो ग्रुप हाइड्रोक्सी के साथ आ रहा है तो ये कहलाएगा 2 क्लोरोफिनोल। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये इंतहाई अहम है, और ये पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इम्तिहान में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पिक्रिक एसिड और टीएनटी
तो भाई इसका तो आप स्ट्रक्चर हिफ्स कर लें जी। तो ये जो पिक्रिक एसिड है ये क्या कहलाता है, 2,4,6 नंबरिंग करें तो ये सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन है, और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, निट्रो ग्रुप लगा हुआ है। और किसके साथ लगा हुआ है जी, हाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ लगा हुआ है, जिसको आप फिनोल कहते हैं। तो 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर या इसका सवाल आपके पेपर में लाजमन मौजूद होता है जी। ये अगला स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये 2,4,6 ट्राई निट्रो और मिथाइल बेंजीन को आप टॉलिन कहते हैं, और ये कहलाता है टीएनटी। तो टीएनटी जो एक्सप्लोसिव है उसका फॉर्मूला ये होता है जी, एंड दिस इज 2,4,6 ट्राई निट्रोटोलिन टीएनटी। तो भाई ये दो कंपाउंड अब आपके सामने हैं, दो स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, इन्हें आप हिफ्स कर लें जी। ये इंतहाई अहम है, आपके इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और एक टीएनटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अब आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, अगर अब आपके एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, ये तो अभी आपने एक बेंजीन रिंग की बात कर रहे थे, तो दो बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं और तीन बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। तो फिर हम इनके नाम किस तरह देंगे, तो आपके सामने है। तो ये तो आपका बेंजीन कहलाता है। और अगर दो बेंजीन के रिंग एक साथ हों तो ये कहलाता है नैप्थलीन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर तीन बेंजीन के रिंग एक साथ हो तो ये कहलाता है एंथ्रासीन। ठीक है जी, तो एक बेंजीन अकेला जो रिंग है वो आपका बेंजीन कहलाता है। दो बेंजीन रिंग के रिंग एक साथ, तो देखिए यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख लीजिए, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है जी, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, ये कार्बन की वैलेंसी को खराब करेगा। इस तरह यहाँ पे भी देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आता। तो जिस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं कार्बन की वैलेंसी का ख्याल रखते हुए ड्रॉ किए गए हैं। तो दो बेंजीन की रिंग आ जाए तो इसको आप नैप्थलीन कहते हैं, और तीन बेंजीन की रिंग एक साथ हो तो इसको आप एंथ्रासीन कहते हैं। नैप्थलीन के दो डेरिवेटिव आपके सामने अब आएंगे और ये इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जी इन्हीं नामों के साथ। तो जरा इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख ले जी। तो टॉप मोस्ट कॉर्नर सेकंड, ये जो आपका पहला बेंजीन का रिंग है, इसके टॉप वाले कार्बन पर अगर OH लगा हुआ हो तो ये कहलाता है अल्फा नेप्थॉल, या इसको आप 1 नेप्थॉल कहते हैं। और अगर इसके बाद वाले कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ हो तो ये आपका क्या कहलाता है, 2 नेप्थॉल कहलाता है या बीटा नेप्थॉल कहलाता है। तो अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है और ये इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके स्ट्रक्चर का ख्याल रखिएगा। अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन कहलाती है, कार्बन नंबर 1 कहलाता है, और ये पोजीशन आपकी बीटा पोजीशन कहलाती है। इस तरह ये गामा पोजीशन कहलाएगी। खैर गामा नेप्थॉल कभी है ही नहीं, कभी है ही होता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे जी, तो ये अल्फा नेप्थॉल है और ये आपका बीटा नेप्थॉल है। तो ये दो पोजीशंस का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और बेंजीन के दो रिंग है, और जो आपका राइट वाला रिंग है उसके टॉप पर अगर OH लगा हुआ है तो अल्फा नेप्थॉल, और अगर उस टॉप के बाद वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है तो ये कहलाता है बीटा नेप्थॉल कहलाता है। अच्छा जी, प्रियोरिटी ऑर्डर का आपको ख्याल रखना है, और जहां ये प्रियोरिटी ऑर्डर आएगा और जहां अप्लाई होगा उस पर हम बात करेंगे जी। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है जी, जो आपने इससे पहले पढ़ा, कुछ नई बातें भी पढ़ेंगे आप इसके अंदर। तो टॉप मोस्ट प्रियोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, यानी बेंजीन के कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड की। अगर सल्फोनिक एसिड लगा हुआ तो इसकी प्रियोरिटी नंबर 2 है। उसके बाद बेंजीन का एस्टर आता है जी। उसके बाद एल्डिहाइड है। तो जो नए हैं वो आपको मैंने येलो से हाईलाइट करके दिखाए हैं। देन कीटोनिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज ईथर फंक्शनैलिटी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो एंड आयोडो ग्रुप, alkyl radical the smallest one, alkyl radical the larger one, and finally nitro group। तो ये priority order है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, और इतना ज़्यादा आपको वैसे भी इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उमूमन स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, कई इक्का दुक्का पूछे गए हैं, तो इन प्रियोरिटी ऑर्डर को आप देख लीजिएगा जी। तो प्रियोरिटी ऑर्डर में बस आपको ये दो तीन चीज़ें नहीं आई हैं। निट्रो लीस्ट प्रियोरिटी पे है, और सल्फोनिक एसिड और एस्टर की जो प्रियोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है लेकिन एल्डिहाइड से ज्यादा है। तो ये आपको बस याद रखना है। अब एक्सरसाइज करने जाएंगे और बेंजीन के जो हमने नोमेनक्लेचर सीखे हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो मेन फोकस है वो यही है जी कि हम स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, और लेकिन कुछ IUPAC सिस्टम के तहत बेंजीन के कंपाउंड्स के नाम लिखना भी सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, और
अब आपको ये एक कार्बन नजर आ रहा है और इस कार्बन के साथ अगर आप देखें तो ये फिनाइल रेडिकल का फॉर्मूला है C6H5। C6H6 बेंजीन होता है, बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाता है फिनाइल रेडिकल। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है जी कि कार्बन के लेफ्ट पे, ऊपर और नीचे आप फिनाइल रेडिकल बना दें और उसके बाद फिर इसका नाम लिखने जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है वो इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। आप चाहते तो C6H5 ये तीनों तरफ लिख दें, बात एक ही है, और आप चाहें तो ये बेंजीन का रिंग ड्रॉ कर दें, दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो जब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम लिखने जाएंगे तो आपको एक ही कार्बन नजर आ रहा है और एक कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। तो तीन तो फिनाइल लगे हुए हैं और एक ब्रोमो लगा हुआ है, इसलिए आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्रोमो 1,1,1 ट्राई फिनाइल मीथेन। तो ये नाम अब आपके सामने है, 1 ब्रोमो 1,1,1 ट्राई फिनाइल मीथेन, ये इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है जिसके अंदर बेंजीन का रिंग नजर आ रहा है और बेंजीन के रिंग के अंदर आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रही हैं। तो यहाँ आपको गिनती करनी पड़ेगी और गिनती करते वक्त आप प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखेंगे या नहीं, इस पे भी आज आपको पता लग जाएगा। तो 2 तरीके हैं जी गिनती करने के। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखें तो फिर तो आपको क्लोरो से गिनती करनी चाहिए और क्लोरो से गिनती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि क्लोरो की प्रायोरिटी ये मिथाइल से ज्यादा होती है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी गिनती मिथाइल से ही करें। तो देखते हैं इसकी गिनती कहाँ से करेंगे जी। तो यहाँ नंबरिंग करनी है आपको मिथाइल से और यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर को आपने अप्लाई नहीं करना। और क्यों नहीं करना ये मैं आपको नाम लिख के बताता हूँ जी। आप दोनों तरीके से गिनती करके देखिए और दोनों को गिनती करने के बाद आप नाम लिखिए जी। तो अगर आप मिथाइल को 1 मानते हुए गिनती करेंगे तो दिस इज कार्बन नंबर 2, तो आपने लिखा 2 क्लोरो। दिस इज कार्बन नंबर 4, आपने लिखा 4 ब्रोमो और कार्बन नंबर पे मिथाइल है और ये बेंजीन है। लेकिन अगर आप क्लोरो को की प्योरिटी, और जाहिर सी बात है प्योरिटी क्लोरो की, अगर आप क्लोरियो की प्योरिटी मान लें तो क्लोरो 1 है और ब्रोमो 3 पे जा रहा है और मिथाइल 6 पे जा रहा है। यानी ये जो नंबर हैं सब्स्टिट्यूएंट के वो बहुत ज्यादा दूर चले गए। 4 1 2 4 करीब है, 1 3 6 दूर है। इसलिए जो नंबरिंग करनी है प्रायोरिटी ऑर्डर का उस वक्त ख्याल रखा जाएगा, यानी जो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था आपको पूरा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल यहाँ बेंजीन के केस में, अब इसको आप लेक्चर 12 तक 12 से पहले वाले और 12 और 12 से पहले वाले लेक्चर्स पे अप्लाई मत कर दीजिएगा। ये सब बेंजीन के लिए रूल है जी कि प्रायोरिटी ऑर्डर से ज्यादा अहमियत क्या है, नंबरिंग की है कि सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो जो इसमें से ये जो नाम है जहां सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़े, प्रायोरिटी ऑर्डर का तो यहाँ पे ख्याल रखा है हमने गिनती करते में, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखने की वजह से सब्स्टिट्यूएंट दूर चले गए, 1 3 और 6 पे चले गए, तो ये नाम गलत है। प्रायोरिटी ऑर्डर से ज्यादा अहमियत क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट करीब नंबरों पे आए, चाहे कोई भी आए जी, तो ये नाम सही है। तो देखिए यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर का हमें जो ख्याल रखना है, तो यहाँ 2 बातें आपने देखनी है जी, एक तो नंबरिंग आपने करनी है और दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ सम से नंबरिंग करने पर अगर सब्स्टिट्यूएंट एक जैसी पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर तो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अगर हमने नंबरिंग नहीं करी तो आप गलत होंगे। लेकिन अगर आपने क्या देखा जी कि प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखने की वजह से सब्स्टिट्यूएंट दूर जा रहे हैं, तब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को क्या कर देना है, डिनाई कर देना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जी कि सब्स्टिट्यूएंट करीब कार्बन पे आए। तो इस कंपाउंड ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और यहाँ पे आपने ये बात को सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और ये जो आपको नजर आ रहा है, तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको वाज़ेह तौर पे क्या नजर आ रहा है, एस्टर नजर आ रहा है और एस्टर के इस तरफ क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है और ये क्या है जी, इसको आप 2 कार्बन की वजह से इथेनोएट कहेंगे। तो इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम है वो है जी फिनाइल इथेनोएट। तो फिनाइल इथेनोएट इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है जिसके अंदर बेंजीन का रेडिकल, फिनाइल रेडिकल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और यहाँ पे देखिए अब आपको फिर 3 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। लीस्ट प्रायोरिटी निट्रो ग्रुप की है और मैक्सिमम प्रायोरिटी ब्रोमो की है
और उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो मिथाइल की है। और यहाँ अब आपको नंबरिंग ब्रोमो से करनी है, उसकी वजह अभी आप देख लें जी। तो अगर आप ब्रोमो से गिनती कर रहे हैं तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो आपने लिखा 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 5 पे निट्रो लगा हुआ है आपने लिखा 5 निट्रोबेंजीन। तो 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 निट्रोबेंजीन। और अगर आप मिथाइल से देखिए, निट्रो से गिनती तो करेंगे, निट्रो से गिनती करना तो बेवकूफी है क्योंकि निट्रो की लीस्ट प्रायोरिटी है। अगर आप मिथाइल को 1 माने तो मिथाइल इज नंबर 1 एंड ब्रोमो कार्बन नंबर 3 पे गया और निट्रो कार्बन नंबर 5 पे आया। तो आपने क्या देखा, जो पोजीशन है वो 135 बन रही है, नीचे भी पोजीशन आपकी 135 बन रही है। तो जब दोनों तरीके से जो नंबर है सब्स्टिट्यूएंट के नंबर सेम आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, तो अब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। और क्योंकि ब्रोमो की प्रायोरिटी मिथाइल से और निट्रो से ज्यादा, इसलिए आपने जो गिनती करी है वो ब्रोमो से करी है। लेकिन ब्रोमो से निट्रो की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि निट्रो लीस्ट प्रायोरिटी पे, इसलिए आप ब्रोमो से कहाँ पे आए जी, मिथाइल की तरफ आए। इसी तरह मिथाइल से निट्रो पे नहीं गए बल्कि मिथाइल से कहाँ पे आए जी, ब्रोमो की तरफ आए। तो ये छोटी सी गिनती का है आपको, और प्रायोरिटी ऑर्डर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये नाम लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 135 नंबर सेम पढ़ रहे थे, तो अब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखना है और ये नाम लिखना क्या है जी, सही है। तो अमूमन इतने ज्यादा इसके नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर इसके नाम पूछ लिए जाएं तो ये छोटा सा एक रूल है जिसको अपने दिमाग में रखें जी। तरीका ये है जी कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप कुछ ना करें, आप बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ टाइम लगेगा, आपके नंबर बच जाएंगे। तरीका ये है जी कि आप मुख्तलिफ तरीके से गिनती करके देख लें, मुख्तलिफ तरीके से 2 या 3 नाम बनते हैं, आप 2 या 3 नाम लिख लें और उसके बाद फिर जाइए और ये देखिए जी कि कहाँ से नंबर करीब पड़ रहे हैं। तो जो भी लोएस्ट नंबर होंगे वो आपका करेक्ट नाम कहलाएगा, चाहे उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखा गया हो या नहीं रखा गया हो। लेकिन अगर आपका और अगर नंबर हर तरफ से क्या पढ़ना है जी, सेम पढ़ना है, तो फिर आप पे लाजिम है कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखें। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और अब आपने यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूएंट है और आप जानते हैं कि निट्रोलीज प्रायोरिटी पे है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, ये 1 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है, तो इस कंपाउंड का नाम है 3 निट्रोबेंजोइक एसिड। तो दिस इज 3 निट्रोबेंजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन के साथ मान के आपने इसको बेंजोइक एसिड माना है और थर्ड पोजीशन पे निट्रो, इसलिए आपने कहा इसको 3 निट्रोबेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और अब आप ये जानते हैं जी इसका कॉमन नेम अगर आपको याद हो गया हो, बेंजीन का कीटोन है और ये क्या कहलाता है, ये एसिटोफिनोन कहलाता है। और नहीं तो ये क्या कहलाता है, ये फिनाइल रेडिकल कहलाता है, ये फिनाइल रेडिकल है और ये इथेनोन है। तो इसका नाम आईयूपीएच सिस्टम के तहत इसका नाम है फिनाइल इथेनोन, या आप इसको एसिटोफिनोन भी लिख दे तो इम्तिहान में आपको नंबर मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो असल चीज़ है जिसको आपको फोकस करना है और इम्तिहान में सबसे ज़्यादा ये जो सवालात आते हैं बेंजीन से रिलेटेड, वो यही आते हैं जी कि आप को फार्मूला दिया जाता है, वो कॉमन नेम भी हो सकता है, आईयूपीएच सिस्टम के तहत भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए और फोकस भी आपने क्या करना है, आपने जो फोकस करना है इसको स्ट्रक्चर वाइज फोकस करना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने और आपने रिसोर्सिनॉल बनाना है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिसोर्सिनॉल क्या होता है जी, ये डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है और रिसोर्सिनॉल के लिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का मेटा पोजीशन पे होना जरूरी है जी। तो ये आपका क्या है, ये रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आपने बनाना है 4 ब्रोमोफिनोल। अब ये आपके लिए आसान है क्योंकि यहाँ पे आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम आ गया, फिनोल का मतलब है हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो आप हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाइए और OH से आप गिनती कीजिए और चौथे कार्बन पे आप क्या लगा दीजिए, ब्रोमो लगा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर है 4 ब्रोमोफिनोल का। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने, आपने बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो आपने क्या करना है जी, आप बेंजीन को के ऊपर आप OH लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन और सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे आप क्या लगा दीजिए, ब्रोमो ग्रुप लगा दीजिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और आपने बनाना है 4 मिथाइल फिनोल। तो आपने बेंजीन ड्रॉ करना है और बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा देना है, OH लगा देना है और गिनती करके चौथे कार्बन पे आपने क्या लगा देना है, मिथाइल लगा देना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका 4 ब्रोमोफिनोल कहलाएगा। और अगर आपको याद हो 4 ब्रोमोफिनोल को पैराक्रिसोल भी कहते हैं। तो ये पैराक्रिसोल बना हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आपने बनाना है 2 नेफ्थॉल और 2 नेफ्थॉल को आप अल्फा नेफ्थॉल भी कहते हैं।
तो दो बेंजीन के रिंग को ड्रॉ कीजिए, और दो बेंजीन के रिंग को ड्रॉ करने के बाद जो राइट वाला बेंजीन का रिंग है उसके पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बन जाता है 2-नेफ्थॉल, या इसको बीटा नेफ्थॉल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और आपने बनाना है 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो आपने क्या करना है जी, बेंजीन का रिंग बनाना है और टॉप मोस्ट कार्बन पे आपको OH ग्रुप लगाना है और सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे निट्रो ग्रुप लगा देना है। तो ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड, जिसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल। ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है, और आपने बनाना है मेटा निट्रोटोलिन। तो ये आपने मेटा निट्रोटोलिन बना दिया, टोलिन का मतलब मिथाइल बेंजीन है, और मेटा पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया, निट्रो बना दिया, तो दिस इज मेटा निट्रोटोलिन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और आपने बनाना है पैरा निट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बना दे, यानी बेंजीन के जो टॉप मोस्ट कार्बन है उस पर COOH लगा दे और पैरा पोजीशन पे आप निट्रो लगा दे। सो दिस इज पैरा निट्रो बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आपने बनाना है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब है आप पहले आप टॉप मोस्ट कार्बन पे क्लोरो लगाएं और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगाएं, तो ये बन जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, और आपने बनाना है इथाइल बेंजीन। तो बेंजीन ड्रॉ करें और टॉप मोस्ट कार्बन पे आप C2H5 लिख दें, तो ये आपका बन जाएगा इथाइल बेंजीन। अब इम्तिहान में ये सवाल किस तरह से आते हैं और इम्तिहान में नोमेनक्लेचर को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है और इम्तिहान में इसकी कितनी वेटेज होती है, ये हम इस पे हम बात करेंगे। लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 13 तक को अब आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि इम्तिहान में आप नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो 2 सवाल आते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, तो इम्तिहान में सेक्शन बी और सेक्शन नंबर सी के अंदर दोनों सेक्शन के अंदर एक एक सवाल IUPAC सिस्टम के नोमेनक्लेचर के तहत आता है, और 2017 से ये मुस्तकिल बुनियादों पर एक सवाल सेक्शन सी के अंदर और एक सवाल सेक्शन बी के अंदर आ रहा है। तो आप बासानी इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। तो सेक्शन बी के अंदर अगर आप देखें तो ये सवाल आपको नज़र आ रहा है, और इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है जी कि आपको IUPAC सिस्टम के तहत इन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। तो ये आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड के नाम आपको IUPAC सिस्टम के तहत लिखने हैं जी। और सेक्शन सी के अंदर देखें तो जी, तो आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया है कि आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स के नाम लिख के दिए गए हैं और उनके स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने हैं। तो 4 नंबर का सवाल ये आया हुआ है, और सेक्शन बी के अंदर ये सवाल 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है। तो 8 से लेकर 9 मार्क्स बहुत आराम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके सॉल्व करके आपने लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 13 तक इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप बआसानी इन सवालों को आप अपने इम्तिहान में अटैम्प्ट कर सकें। और ये सवाल एक तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि आपका टाइम बचाएंगे जी, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको IUPAC सिस्टम के तहत नाम लिख देना है, या यहाँ नाम लिख के आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। तो आप बहुत आराम से अपना टाइम सेव कर सकते हैं और नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। जब आप सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो आप बहुत आराम से यहाँ पे नंबर भी अटेन कर सकते हैं। देखते हैं इन सवालों को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये 2 सवाल आते हैं, इनको मैं अब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, तो ये पहला सवाल अब आपके सामने है और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर मैंने एक बार ड्रॉ किया। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि ये है क्या। तो आपको डबल बॉन्ड के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस पर जो रूल्स लगेंगे वो इथीन के रूल लगेंगे। तो आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें। अब आप चाहे शो करें या ना करें, क्योंकि अब मैं तमाम चीज़ें शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट नाम लिखने जा रहा हूँ। आप भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले लॉन्ग चेन को ड्रॉ करें, फिर नंबरिंग करें और उसके बाद फिर नाम लिखें। ये अब आपके ऊपर है। अब आपको कमांड हासिल हो गई, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो खैर लॉन्ग चेन के अंदर अब आपको 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हेक्सीन है और कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस तरह कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम IUPAC सिस्टम के तहत क्या होगा, 1,3,5 हेक्साट्राईन। तो 1,3,5 हेक्साट्राईन इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम के तहत नाम है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपने नाम लिखना है, और अगर आप चाहें तो आप लॉन्ग चेन को ड्रॉ करें, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करें, तमाम चीज़ों को मेंशन करके फिर आप कंबाइन करके नाम लिखें।
जो आपको बेहतर लगता है आप इसको करें। इम्तिहान के अंदर उन तमाम प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं है, इम्तिहान के अंदर करेक्ट नाम के आपको लिखने के नंबर है। दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं, पार्ट बी है जी। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जी। आप कोशिश करें, देखें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की अपनी आदत बनाएं ताकि आप गलती से बचें। स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट इसको देख के नाम लिख देता है, इसको खोलने की जहमत ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो कभी कभी गलती कर जाता है। तो आप ये अपने ऊपर लाजिम करें कि आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर को खोल के लिखना है। जब आप उसको खोल के लिख दें तो उसके बाद फिर चाहे आप उस पर सिलेक्शन करें, आप नंबरिंग करें ना करें, ये अब आपके ऊपर है जी, लेकिन आप उसको खोल के जरूर लिखें जी। तो ये CH2 3 बार लॉन्ग चेन के अंदर खुलेंगे और ये CH3 इसी कार्बन के साथ खुलेगा, तो एक CH3 ऊपर, एक नीचे और एक राइट पे लगेगा। इस कंपाउंड को मैंने खोल के देखें किस तरह लिखा है। ये CH2 को मैंने खोल के 3 बार लिखा है और इस CH3 को मैंने इस कार्बन के ऊपर, कार्बन के अतराफ में खोल के लिखा है। अब आप देखिए जी, आपको जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है। तो दूसरा काम आपको क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होता है ताकि आपको अंदाजा हो जी कि इस पे कौन से रूल अप्लाई किए जाएं। तो ये आपका एस्टर है, तो एस्टर वाले रूल इस पे अप्लाई होंगे जी। तो एस्टर ग्रुप आपको नजर आ रहा है और एस्टर ग्रुप के अंदर लॉन्ग चेन को हम इस कार्बोनाइल कार्बन यानी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ले लेते हैं जी। तो ये अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको पेंटानोएट, 5 कार्बन वाला पेंटानोएट नजर आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, टरब्यूटाइल नजर आ रहा है। तो आईयूपीएक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम होगा टरब्यूटाइल पेंटानोएट। तो टरब्यूटाइल पेंटानोएट ये आईयूपीएक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है। अच्छा जी, ये तीसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और ये तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है। यहाँ पे भी आपको चाहिए कि CH2 को खोल के लिखें और इसके अंदर आपको वाज़े तौर पे ये एल्डिहाइड नजर आ रहा है। तो इस CH2 को मैंने 3 बार खोल के लिखा। अब मुझे क्या करना है जी, इसको एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मुझे नजर आ रहा है, इसका नाम, इसका मतलब है एल्डिहाइड के रूल्स इस पे लगेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करनी होगी जी, कि जहाँ से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े तो नंबरिंग यहाँ से होगी। तो 1 2 3 4 5 पे मिथाइल लगा हुआ है और 6 कार्बन है जी। तो 5 मिथाइल हेक्सेनॉल ये इस कंपाउंड का आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम है। तो 5 मिथाइल हेक्सेनॉल ये इस कंपाउंड का आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम है। ये क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट डी अब आप करने जा रहे हैं और आपने इसको सिलेक्ट किया और एज इट इज आप इसको क्या करा, आपने इसको कॉपी किया। अब आपको ये बाय फंक्शनल नजर आ रहा है, आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी नजर आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है। और आप ये जानते हैं कि इसके अंदर जो प्रियोरिटी है वो किसकी है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रियोरिटी है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले रूल्स इस पे लगेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप करीब पड़े, तो यहाँ इसको आपने कार्बन नंबर 1 का नाम दिया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या कहते हैं, ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। तो आईयूपीएक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन ई को देखने जा रहे हैं और अब आपको ये देखिए वाज़ेह तौर पर CO का मतलब ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन के साथ Cl लगे हुए हैं 3, तो इसको भी आप ओपन करके लिखेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा। कीटोन आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, कार्बोनाइल कार्बन जिसके दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन है और यानी इस पर आप कीटोन के रूल लगाने पड़ेंगे। नंबरिंग अगर आप यहाँ से करें तो क्लोरो 3rd पोजीशन पे जा रहे हैं और कीटोन 2nd पोजीशन पे है, और अगर आप नंबरिंग यहाँ से करें तो कीटोन 2nd पोजीशन पे और सारे के सारे क्लोरो भी 1st पोजीशन पे आ रहे हैं। तो नंबरिंग अब आप राइट से करेंगे तो आप इसका नाम किस तरह से लिखेंगे, 1,1,1 ट्राई क्लोरो और 2 पे लगा हुआ है ओन और 3 कार्बन है, इसका मतलब है 2 प्रोपिनोन। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो 2 प्रोपिनोन इस कंपाउंड का आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम है। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो 2 प्रोपिनोन ये आपने इस कंपाउंड का नाम लिखा। तो ये बड़े सिंपल सा तरीका है, इम्तिहान में इस सवाल को अटेम्प्ट करना इंतहाई आसान है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये 13 लेक्चर्स पे आप कमांड हासिल करें और आईयूपीएक सिस्टम के तहत इसके नाम लिखें और इस सवाल को आप लाजमी अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा रूल को फोकस करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत आराम से 4 में से 4 यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। सेक्शन बी तो आपने देख लिया। सेक्शन सी के अंदर अब इस सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो ये सवाल अब आपके सामने है और अब हम इन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे जी। तो न्यू पेंटाइल अल्कोहल हमें बनाना है जी। तो न्यू पेंटाइल का स्ट्रक्चर अब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। न्यू पेंटाइल का मतलब है एक कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन हो। तो आपने कार्बन बनाया, उसके चारों तरफ कार्बन बना दिए
और किसी एक कार्बन के साथ आप OH लगा दें और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दें, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है नियो पेंटाइल अल्कोहल का। तो ये कार्बन बनाया है और उसके चारों तरफ आपने कार्बन बना दिए, तो ये नियो पोजीशन पे आ गया और इस कार्बन की आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और OH लगा दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है पैराक्रिसॉल, और पैराक्रिसॉल आज ही आपने सीखा है। और पैराक्रिसॉल का मतलब क्या है कि आप बेंजीन बनाइए और बेंजीन के टॉप पर आप OH लगा दीजिए और पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दीजिए, तो ये बन जाता है पैराक्रिसॉल। तो पैराक्रिसॉल का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। तो ये क्या है जी, ये आपका 4 मिथाइल फिनोल है जी, या 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन है। तो ये स्ट्रक्चर अब आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और आपको नजर आ रहा है जी पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड आपने पढ़ा है जी, ये क्या होता है जी 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल। तो बेंजीन का रिंग बनाइए और टॉप वाले कार्बन पे आप OH ग्रुप लगा दीजिए और सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे निट्रो ग्रुप लगा दीजिए। तो ये पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है, विच इज 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल। ये चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है और आपने बनाना है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो आप क्या करें जी, ऑक्सीजन ड्रॉ करें और ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप बॉन्ड बनाएं और दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल बना दीजिए। आइसोप्रोपाइल का मतलब कि 3 कार्बन को आप L की शेप में बना दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दे, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जी डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का। तो आपने ऑक्सीजन बनाया, उस ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपने बॉन्ड लगाया और आपने 3 कार्बन को L शेप के अंदर ड्रॉ कर दिया, दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया। तो दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। क्वेश्चन 5 आपके सामने है और आपने ड्रॉ करना है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। तो सबसे पहले आप ब्यूटानॉल का ड्रॉ करें, यानी 4 कार्बन ड्रॉ करें और कॉर्नर वाले कार्बन पे आप एल्डिहाइड बना दें, यानी CHO बना दें और उसी कार्बन से आप गिनती को स्टार्ट करें और दूसरे कार्बन पे ब्रोमो और तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगा दें और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। ये आपने एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगाया है और सेकंड कार्बन पे ब्रोमो लगाया और थर्ड कार्बन पे आपने मिथाइल लगाया और चारों कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया। तो ये बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। अब आपके पास ये आखिरी एग्जाम्पल अब आपके सामने और आपने बनाना है वेल्ड्रिक एसिड। और वेल्ड्रिक एसिड का मतलब ये है कि ये 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप 5 कार्बन बनाइए और कॉर्नर वाले कार्बन पे COOH लगा दीजिए और तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर है वेल्ड्रिक एसिड का। अच्छा जनाब, आयुपैक सिस्टम, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े और लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 13 तक की जो सीरीज थी उनके तमाम लेक्चर्स को आपने उसको लिया आपने और आपने इसको स्टडी किया। अब अगर आप चाहते हैं कि इम्तिहान में आप इन सवालों को बआसानी अटैम्प्ट कर सकें, तो देखिए इसका तरीका तो ये है जी कि आप इन लेक्चर को रिवाइज करते रहें वक्त के साथ साथ। और दूसरा काम क्या है जी कि अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको इन तमाम कंपाउंड्स की आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना आ जाएंगे और इस तरह आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाएंगे। तो अब आपने नाम लिखना सीख लिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने वक्त के साथ साथ इसका रिवीजन करना है। ये लेक्चर्स अब आपके पास मौजूद है, इस पूरी की पूरी चीज आपके पास मौजूद रहेगी जी। अब आप क्या करें जी, इसको वक्तन फवक्तन इसको रिवाइज करते रहें और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लेक्चर अब आपके पास मौजूद है, इन लेक्चर्स को जाके एक बार फिर सुन लें जी, ताकि आप बासानी इम्तिहान के अंदर इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। ये बहुत आसान आपके 4 से लेकर 8 या 4 से लेकर 9 नंबर है, जो बहुत आराम से आप अटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, जो अब हम दूसरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है और जिसके अंदर ये तमाम आर्टिकल्स मौजूद है जी, तो इनको हम अब स्टडी करने जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट कोर्स है जिसको इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे जी। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी अंदर जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इम्तिहान की अगर बात करें तो इम्तिहान के अंदर कुछ डिटेल सवालात इसके अंदर आते हैं, जिस तरह से आपका आइसोमेरिज्म पे नोट लिखने के लिए आता है इम्तिहान के अंदर, और इसी तरह आपका पॉलीमराइजेशन, ये वो सवालात हैं जो बुनियादी तौर पर डिटेल पर्सपेक्टिव में आते हैं। और बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, क्रैकिंग, कैटिनेशन,
पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, इनकी डेफिनेशन भी इम्तिहान में आती रहती हैं। तो जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम ये भी देखेंगे जी कि 5 ईयर के अंदर इसके सवालात किस तरह से आए हुए हैं और फिर उन सवालात को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें भी हम अब साथ लेके चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और जो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और इसके बाद जो हमारी मेन लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है और उसके अंदर हम पढ़ेंगे जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि नोमेनक्लेचर को पढ़ने की वजह भी ये थी जी कि हमारा ये जो मेन कोर्स है जो हमारा 80% कवर करेगा सेक्शन बी और सेक्शन सी को, और सिर्फ इसी को आप करके, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर आपको 5 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तो 5 में से 4 सवाल तो बहुत आसानी से आप इस कोर्स को करके अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसी तरह सेक्शन सी का शायद ही कोई पार्ट हो जो आपसे रह जाए। इस कोर्स को करने के बाद आप सेक्शन सी के अंदर किसी भी क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर भी कर सकते हैं, और मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम जो 2 क्वेश्चन होते हैं और दोनों क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होते हैं, कम से कम 2 पार्ट तो बआसानी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। तो 80% कोर्स कवरेज होगी। इस कोर्स के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है तो चैप्टर नंबर 6 को तो आप वार्म अप कोर्स के तौर पे लीजिएगा, और जो हमारा असल कोर्स है जो स्टार्ट होगा जी वो है जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस कंपाउंड्स के अंदर हम केमिकल प्रिपरेशंस पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उन तमाम कंपाउंड्स की जिनकी नोमेनक्लेचर आपने करना सीखे हैं जी। तो यहाँ पे भी हम ये साथ साथ डिस्कस करेंगे जी कि इम्तिहान में ये सवाल किस तरह से आते हैं और इम्तिहान में ये सवाल किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारे 2 आगे की कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। तो आप हमारे साथ रहिएगा और इन तमाम कोर्सेज को आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये तमाम कोर्सेज जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये आपके बोर्ड के इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाए जा रहे हैं जी, ताकि आप इसको पढ़ना भी सीख जाए। और दूसरा हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है जी कि इम्तिहान में आपको सवाल अटेम्प्ट करना भी आ जाए और इम्तिहान में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो ये हमारी प्लान है। और आप असाइनमेंट्स रेगुलरली करें, एक तो लेक्चर रेगुलरली लें और उसको रिपीट भी करते रहें, उसके साथ साथ असाइनमेंट्स को आप सबमिट करें, और उसके साथ साथ जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उन टेस्ट को अगर आप करते रहें तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत आराम से सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो 85 मार्क्स का पेपर है, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये तमाम चीज़ों को फोकस करेंगे जी आप बहुत आराम से 80+ मार्क्स अटेन कर लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे तो बहुत आराम से आप 80+ मार्क्स हासिल कर लेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। लेक्चर सीरीज के अंदर जो हम सेकंड लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, उसमें अब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।